हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। तो दोस्तों, हमारी आज की क्लास रहेगी इग्नू एमए फर्स्ट ईयर MHI 01 की, जिसकी हम यूनिट 1 आज पढ़ेंगे। MHI 01 का हम पूरा जो कोर्स है वो यूनिट वाइज कवर करेंगे और इन डिटेल कवर करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और इससे आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, यूनिट 1 है शिकार और संग्रहण। तो दोस्तों, इस यूनिट में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद वीडियो के अंत में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से अपने आंसर को ये हेडिंग्स डाल के लिखते हैं तो निश्चय ही आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, जिसका नाम है शिकार और संग्रहण। इस यूनिट को हम निम्नलिखित पॉइंट्स में कवर करेंगे। पहला पॉइंट है आधुनिक मानवों का क्रमिक विकास, शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृतियों का अध्ययन, अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र, काल निर्धारण का प्रश्न और आरंभिक संस्कृतियों का प्रसार। तीसरा, औजारों का विकास, निचला पुरापाषाण ओल्डीवियन औजार, हैक्लियन औजार क्या थे, मध्य पुरापाषाण में मोस्टेरियन औजार क्या थे, उच्च पुरापाषाण काल में किस तरह के औजार थे, निवास स्थल और जीवन शैली क्या थी उनकी, और उनका कला और संचार का क्या माध्यम था। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ? तो मानव का विकास लगभग 60 मिलियन वर्ष पूर्व इंसान के पूर्वज, मानव के जो पूर्वज थे वो नरवानर थे। उन नरवानरों से धीरे धीरे करके आज हम आधुनिक होमोसेपियंस एपियंस में खड़े हैं। फिर लगभग 5-6-7 मिलियन वर्ष पूर्व होमोनिड की शाखा और एक पोंगिडे, जिसमें कि होमोनिड में क्या आते थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और होमो पोंगिडे में आते थे चिंपैंजी और गोरिल्ला। ये दोनों 5-6 मिलियन वर्ष पूर्व अलग हो गए। फिर से यही जो होमिनिड शाखा थी, जो होमिनिड ब्रांच थी, इससे 3.4 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व जो होमिनिड थे वो 2 पैरों पर चलने लगे। अब जो 2 पैरों पर चलने वाली जो घटना थी ना, ये मनुष्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे ही हम जो हमारे पूर्वज थे बानर, उनसे अलग हुए हैं। फिर 3.5 से 1.5 मिलियन वर्ष तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच का अंतर पैदा हुआ। जो होमोनिड की शाखा थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो, इसके बीच में अंतर पैदा हुआ। होमो एबिलस इनमें से एक विकसित हुई शाखा थी, विकसित होती हुई शाखा थी, जिन्होंने संभवतः सबसे पहले औजार बनाए। तो सबसे पहले औजार किसने बनाए? होमो हैबिलिस ने। ये कहाँ के निवासी थे? ये मुख्य रूप से अफ्रीका के ही निवासी थे, ये अफ्रीका से बाहर आए ही नहीं थे। अब इस मनुष्य के क्रमिक विकास के अगले चरण में हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस से क्या हुआ, होमो हैबिलिस ने औजार बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद ये लगभग इनका जो समय काल है तो 50 लाख वर्ष पूर्व से 3 लाख वर्ष पूर्व के इनका समय काल अनुमान लगाया जाता है। अब होमो इरेक्टस से जो होमो सेपियंस तक की यात्रा थी ना, वो बहुत धीरे धीरे हुई और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समयों में विकास हुआ। उनकी शारीरिक बनावट भी अलग अलग ढंग से विकसित हुई। कई जगह पे कुछ अलग तरह से विकसित हुए, कई जगह पे कुछ अलग तरह से विकसित हुए। और जो इनकी मस्तिष्क की क्षमता थी वो भी धीरे धीरे करके बढ़ती गई। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस है तो उनके मस्तिष्क का आकार कितना था? लगभग 400 से 500 सीसी था। होमो एबिलिस में ये बढ़ के 700 सीसी हो गया। फिर होमो इरेक्टस में 900 से 1100 हो गया और होमो सेपियंस में 1250 से लगभग 1450 सीसी तक का इनका मस्तिष्क का साइज हो गया। अब आ जाते हैं हम शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृतियों का अध्ययन। तो जो शिकारी और संग्रहकर्ता संस्कृतियां थीं, तो वो संस्कृतियां कहाँ कहाँ पे थीं, कहाँ कहाँ पे पृथ्वी पे उनका कहाँ कहाँ पे अस्तित्व था। तो पहले तो ये जो मानव का जो शुरुआत हुई वो सब अफ्रीका महाद्वीप से हुई। और खेती की शुरुआत होने से पहले सभी मानव प्रजातियां कंदमूल फल इकट्ठा कर और शिकार कर अपना जीवन यापन करती थी। तो वही है, पहले जब खेती नहीं करते थे तो शिकार कर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे, कंदमूल फल इकट्ठा करते थे, उससे अपना भोजन खाते थे। अब क्या हुआ, पिछले लगभग 100 सालों के अंदर पुरातत्ववेत्ताओं ने ना एकदम ऐसी बाढ़ सी आ गई इन सब चीज़ों से। तो इनसे जुड़ी हुई कलाकृतियां हैं, खुदाई हुई कई स्थलों पर वस्तुएं हैं और स्थलों का पता लगाया गया है। तो इन स्थलों का पता लगाया गया, तो इनका अध्ययन करने के लिए हमें कई सारे पॉइंट्स के अंदर हम इनका अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करके हमारे प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है कि इनका अगर हम इनके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे,
तो हम कैसे जानेंगे उनके बारे में। अब होमो हैबिलिस से लेकर आधुनिक मानव तक की विभिन्न प्रजातियों की भौतिक और शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन आया। जैसे होमो हैबिलिस था तो वो चार पायों पे ही चलता था, चारों पायों पे चलता था। हालांकि उसने औजार बनाना सबसे पहले होमो हैबिलिस ने ही शुरू किया था। उसके बाद होमो इरेक्टस आया, तो होमो इरेक्टस ने क्या सीधा खड़े होकर चलना शुरू किया। जब उसने खड़े होकर चलना शुरू किया तो जो उसके आगे वाले दो हाथ थे वो फ्री हो गए। अब इन हाथों से वो क्या औजारों को यूज कर सकता था, बाकी कामों में ले सकता था। इस तरह से इन शिकारी संग्रहकर्ताओं के मानवों के इस पृथ्वी पर रहने के क्षेत्र, इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र में रहते थे। जैसे होमो हैबिलिस था तो होमो हैबिलिस का क्या ये अफ्रीका महाद्वीप में इनका जो पूरा जो सभ्यता विकसित हुई थी वो अफ्रीका महाद्वीप में थी। इसके बाद होमो इरेक्टस आया तो वो एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में ऐसी ऐसी जगह पर रहने लगे। अब इन्हें भोजन कैसे प्राप्त होता था और ये जीवन यापन के लिए क्या करते थे, ये अपनी रोजमर्रा की जरूरतें और उसके लिए कुछ औजार और उपकरण कैसे बनाते थे या कैसे क्या करते थे, उस सब चीजों के उसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के 30 लाख वर्षों में उनके औजारों में किस प्रकार परिवर्तन आए। जब होमो हैबिलिस ने औजार बनाना शुरू किया तो औजार बहुत भारी थे। उसके बाद धीरे धीरे करके वो हल्के होते गए, उनमें धार तेज होती गई, फिर उनमें मूठ लगाने लग गई। फिर उस टाइम केवल पत्थरों के ही बनते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके वो हड्डियों के और जानवरों के सींगों के, हाथियों के दांत वगैरह के बनने भी शुरू हो गए थे। दूसरा हम देखेंगे कि क्रमिक विकास और विकास के किस चरण में उन्होंने आग की खोज की और अपने लाभ के लिए उन्होंने इस आग को कैसे प्रयोग किया। उनके सामाजिक संगठन और जिस समूह में रहते थे उसकी प्रकृति क्या थी, क्या वो एक परिवार के रूप में रहते थे या कबीले की तरह रहते थे, और क्या उनमें राजा होता था या पूरा समाजवाद टाइप का सिस्टम था। तो इस तरह का समूह के भीतर और बाहर संचार के तरीके क्या थे, एक दूसरे से कैसे संचार करते थे, अपने मृतकों का संस्कार किस प्रकार किया करते। तो इन सब चीजों को हम इस तरह से देखते हैं। अब इनका काल निर्धारण और आरंभिक संस्कृतियों का प्रसार, इनका काल निर्धारण कैसे किया जाता है। तो काल निर्धारण कैसे करेंगे। अब हम अगर कालानुक्रम की दृष्टि से शिकार और संग्रहण की अवधि अगर देखेंगे ना तो ये अपेक्षाकृत बहुत लंबी है। ये कितनी है, लगभग लगभग 25 लाख वर्ष है। ठीक है। मानव इतिहास की कुल अवधि में पाषाण युग के नाम से जाने जाने वाली अवधि का समय सबसे लंबा है, लगभग 98% से ज्यादा। जो मानव की आज तक का जो भी इतिहास है उसमें जो पाषाण काल की जो हिस्ट्री है वो लगभग लगभग 98% जो हिस्ट्री है वो पाषाण काल की ही है। बाकी की हिस्ट्री 2% ही है। इसे प्रागैतिहासिक काल से जाना जाता है जिसका कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक इसीलिए बोलते हैं कि इसका ना कुछ लिखित में ऐसा कोई स्रोत हमें मिलता नहीं है। अब पुरापाषाण युग में मनुष्य मुख्यतः शिकार और संग्रहण पर जीवन यापन के लिए आकर्षित रहा। ये तो हमें पहले ही पता था। शिकार करते थे छोटे छोटे जानवरों का, बाकी फल कंदमूल जड़ों का जो इकट्ठा करते थे उससे अपना जीवन यापन करते थे। अब जैसे जैसे हम नवपाषाण युग में आए तो जीवन यापन के लिए ना संग्रहण के स्थान पर उन्होंने खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाने लगा। धीरे धीरे उनको पता लगा कि हम फसलों को उगा सकते हैं, ये वाले फल इस मौसम में होते हैं, ये वाले फल इस मौसम में होते हैं। तो इससे उन धीरे धीरे उनका ज्ञान बढ़ा और उन्होंने खाद्य उत्पादन करना शुरू कर दिया। अच्छा, आदि मानव का जो अस्तित्व था वो लगभग 2 से 6 मिलियन वर्षों से पहले था। ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ थे, अफ्रीका थे, इथियोपिया थे, कीनिया, तंजानिया और एशिया के कुछ हिस्सों में फैले हुए थे। होमो इरेक्टस की मौजूदगी भी काफी व्यापक क्षेत्र में थी। जैसे यूरोप में, जैसे पहले मैंने बताया, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, पूर्वी यूरोप है। अफ्रीका में थे इथियोपिया, तंजानिया, कीनिया। एशिया में थे फिलिस्तीन, इजराइल, इराक, सीरिया, जावा, फिलीपींस और चीन के कुछ हिस्से जैसे भारत में थे, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में थे। होमोसेपियंस की विविध प्रजातियां थीं। इनमें होमोसेपियंस, निएंडरथैलेनेसिस सबसे ज्यादा और सबसे व्यापक क्षेत्र में फैले हुए थे। ये यूरोप के सभी हिस्सों में पाए गए हैं। तो ये था। अब इनके औजारों का विकास कैसे हुआ। इनके औजारों के विकास में पहले ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये औजार जब होमो हैबिलिस ने बनाए थे तो बहुत भारी औजार थे और संभवतः उसने औजार बनाए नहीं थे, वो पहला प्रयोगकर्ता औजारों का था। उसने क्या देखा कि पत्थर पड़ा हुआ है तो पत्थर से लकड़ी काट सकते हैं, जानवरों को मार सकते हैं, ऐसे करके उसने धीरे धीरे फिर उनको रिफाइन करना शुरू किया। इस तरह से वहां से शुरुआत हुई। फिर
मध्य पाषाण काल में आते हैं तो फिर बहुत छोटे छोटे औजार बनने लगे जिनको मीजोलिथिक वो टूल्स कहते हैं। और फिर और आगे आते हैं तो धारदार पॉलिश पॉलिश किए हुए हथियार बनने लगे। दूर से फेंक के चलाए जाने वाले हथियार प्रयोग में लाने लगे। धनुष तीर एवं धनुष का उपयोग होने लगा। अब जीन सेवलॉन एक समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने क्या है मानव संदर्भ में औजारों की परिभाषा दी है। तो उनके अनुसार औजार क्या है, उनके अनुसार औजार हैं हाथ से काम करने के लिए मनुष्य द्वारा निर्मित एक वस्तु। अच्छा, मनुष्य निर्मित ये औजार दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं, ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहाँ पाए नहीं जाते हैं। आमतौर पर ये औजार इसके उपयोगकर्ता के निवास स्थलों और बस्तियों के आसपास पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो भी औजार जो हथियार थे वो बस्तियों के नज़दीक ही पाए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलस के आविर्भाव के साथ नियमित रूप से औजार बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए तीनों पाषाण युग में औजार कैसे कैसे थे। तो निचला पुरा पाषाण युग था, ये सबसे पुराना पाषाण युग था। तो इसमें ओल्डुवियन और एक्विलियन दो टाइप के औजार मिलते थे। अब पहला है ओल्डुवियन औजार। तो पत्थर के आरंभिक औजार, जो आरंभिक औजार थे वो ओल्डुवाई कहाँ पे है? ओल्डुवाई है उत्तर तंजानिया में। तो ओल्डुवाई से मिले हैं और मेलुका गुंटूर यूथोपिया में पाए गए हैं। अब ओल्डुवाई में मिले हैं इसलिए इनको ओल्डुवियन औजार कहते हैं। ये 18 से लेकर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने हैं। इन औजारों को ओल्डुवियाई औजार कहा जाता है। इनका उपयोग कंदमूल काटने, जड़ें खोदने और छोटे जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। इन स्थलों से प्राप्त औजारों को गड़ासा या चॉपर, पत्थर के एक तरफ से छोटी परतें निकालकर धारदार बनाकर ये औजार बनाया जाता था। होमो हैबिलस, इन औजारों का प्रयोग, ओल्डुवियन औजारों का प्रयोग कौन करते थे? होमो हैबिलस। अब देखते हैं एक्विलियन औजार क्या थे। एक्विलियन ये औजार 1.4 मिलियन वर्षों से लेकर लगभग 2 लाख वर्ष तक, यानी काफ़ी लंबे समय तक अफ्रीका और यूरोप में 1 लाख वर्षों तक पाए जाते हैं। उत्तरी फ्रांस के स्थल सेंट एक्यूल के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो एक्विलियन औजार किस लिए बोलते हैं कि उत्तरी फ्रांस में एक पुरातत्व स्थल मिला है एक्यूल, इसलिए उन्हें एक्यूलियन औजार कहते हैं। होमो इरेक्टस मुख्य रूप से इन औजारों का प्रयोग करते थे। तो इन औजारों का प्रयोग कौन करता था? होमो इरेक्टस। एक्विलियन औजार बहुत साधारण औजार थे जिनका उपयोग काटने, छीलने, तोड़ने आदि के लिए किया जाता था। हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, चीरने वाला औजार, एक छोटे गेंद के आकार का जो बोला होता था, बोला एक छोटे गेंद के आकार का पत्थर औजार होता था जिसका उपयोग संभवतः पशु के पांव पर मारकर उसको गिराने के लिए किया जाता था। ये इनके प्रमुख औजार थे। इस काल के थोड़े बहुत हड्डी और हाथी के दांत के औजार में मिले, हालांकि बहुत कम थे, लगभग बनना ही शुरू हुआ था। बहुत ज़्यादा ऐसे हाथी के दांत और हड्डी के औजार नहीं मिले हैं, लेकिन धीरे धीरे बनना शुरू हो गए थे। अब आ जाते हैं हम मध्य पुरा पाषाण काल के जो औजार थे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मोस्टेरियन औजार। तो इस मध्य पुरा पाषाण काल के औजार थे, ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाए गए? एशिया और यूरोप में। अब इनके उपयोगकर्ता कौन थे? होमोसेपियंस की विभिन्न प्रजातियां और मुख्य रूप से निएंडरथल रहे हैं। अब इनमें क्या थे? पत्थर के औजारों में खुरचनी, बेधक, छुरी, ब्लेड, छेनी इत्यादि पाए जाते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल औजारों की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें हड्डियों, सींगों और लकड़ी का प्रयोग होने लगा था। तो दोस्तों इन तीनों पाषाण काल के औजारों में जो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पुरा पाषाण काल के औजार थे वो उनमें केवल पत्थर के ही बन रहे थे। लेकिन जैसे ही हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो इसमें क्या बनने मध्य पुरा पाषाण काल में आते हैं तो इसमें हड्डियों और सींगों के भी औजार बनने लगते हैं। लकड़ी की नुकीली छड़ियाँ बनाई जाती थी जिन्हें आग में तपाया जाता था और इसे भालों की तरह प्रयोग किया जाता था। तो भालों की तरह भी भालों का प्रयोग भी मध्य पुरा पाषाण काल में होने लगा था। अब उच्च पुरा पाषाण काल के औजार क्या थे? उच्च पुरा पाषाण काल के औजार थे सेपियंस ने औजार बनाने में एक नई ऊंचाइयां प्राप्त करी। इस अवधि के दौरान धारदार हथियार औजार बनाने में महारत हासिल की गई। अब क्या था? धारदार हथियार बनने लगे थे। अब पत्थर है, हड्डी है, लकड़ी से घिसकर औजार तैयार किए जा सकते थे। दूर से ही शिकार करने के लिए औजारों का निर्माण होने लगा। हल्के बर्छे, भाले फेंकने का औजार तथा धनुष बाण बनाए जाने लगे। पहली बार धनुष और तीर का इस्तेमाल संभवतः उत्तरी पुरा पाषाण युग के अंतिम काल में हुआ था। तो पहली बार तीर और धनुष का इस्तेमाल कब हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल के उत्तरी भाग में, लगभग खत्म होने को था उस टाइम पे।
उच्च पुरापाषाण युग के अंतिम दौर में पश्चिम एशिया में एक अति विकसित औजार पाया गया है। ये हंसिया के आकार का औजार है जिसका उपयोग घास काटने के लिए किया जाता होगा। अब इनके निवास स्थल कहाँ कहाँ थे और इनकी जीवन शैली किस तरह की थी। निवास स्थल किस तरह के थे और इनकी जीवन शैली किस तरह की थी। तो देखो, शिकारी संग्रहकर्ता लोगों की जो जीवन शैली थी, रहन सहन, जीवन यापन के साधन, मृतकों का संस्कार और अनुष्ठान तथा आस्थाओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हमें जो पुरातत्व के स्थल हैं उनसे प्राप्त होती है। अब निचले पुरापाषाण युग के लोग मुख्य रूप से कंदमूल फल खाते थे। जो सबसे पुराने लोग थे वो क्या खाते थे? कंदमूल फल खाते थे और थोड़ा बहुत मृत जानवरों के मांस का भी भक्षण करते थे और फिर छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है। अब याद ये रखना है कि जो निचले पुरापाषाण काल के लोग थे वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते थे, ना खेती करते थे। जैसे ही होमो इरेक्टस के समय से कुछ खास विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे आग का इस्तेमाल, रहने के लिए घर, 35-30 लोगों के समूह में रहना, सामाजिक संबंध और योजनाबद्ध शिकार करना। जब होमो इरेक्टस आया तो उसने धीरे धीरे करके उनका दिमाग डेवलप हुआ, उन्होंने एक समूह में रहना शुरू किया, समूह में ही वो करते थे, आग का आविष्कार हो गया तो मांस को पका के खाना शुरू कर दिया। अब ये जहाँ रहते थे उनके गुफाओं में अंडाकार या वृत्ताकार घरों में रहा करते थे, जो प्राकृतिक गुफाएं थी। अभी तक इनको घर नहीं बनाना आता था, उस पर क्या करते थे, पेड़ की शाखाएं हैं और जानवरों की खाल से ये ऐसे तंबू की तरह बना लेते थे, उसी में अंदर रहते थे। अब इनके घरों में ना चूल्हे भी मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। देखो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर चूल्हे हैं तो फिर चूल्हे जलाते भी होंगे, जिससे ये लगता है कि ये कंटिन्यू आग का इस्तेमाल करते थे। और शिकार के लिए केवल पुरुष ही जाते थे। शिकार के लिए केवल पुरुष जाते थे, जबकि महिलाएं कहाँ करती थी? महिलाएं कंदमूल और अन्य भोज्य पदार्थ इकट्ठा करती थी। निएंडरथैलेनेसिस और होमोसेपियंस के समय में शिकार का तरीका, भोजन का प्रकार, औजारों के प्रकार और निवास स्थलों पर प्राप्त हड्डियों से ये पता चलता है कि छोटे छोटे जानवरों के साथ बड़े जानवरों और खासकर शाक भक्षी जानवरों का भी शिकार किया जाता था। जैसे जैसे ये लोग समूह में रहना शुरू कर दिए, फिर तो इन्होंने ग्रुप में शिकार करना शुरू कर दिया। ग्रुप में शिकार करने से इनको क्या फायदा होता है कि एक बड़े जानवर को भी मार के ला सकते हैं ये। निएंडरथल के निवास स्थलों से पता चलता है कि इन क्षेत्रों की गुफाओं और स्थलों पर लगातार एक के बाद एक दूसरे समूह रहते आए थे। शुरुआत में ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, फिर धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी एक ही घर में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। अब ये रहते कहाँ कहाँ थे? गुफाओं और पत्थरों के बसेरे में रहने के प्रमाण ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तालाबों, नदियों और घाटों के किनारे रहने के प्रमाण मिले हैं। तालाबों, नदियों और घाटे, इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है कि पानी, जो जल स्रोत है, जो पानी का स्रोत है, उसके नजदीक ये अपने घर बनाते थे, क्योंकि पानी इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए ये उसके पास में अपना घर बनाते थे। झोपड़ियों का निर्माण परिष्कृत और सुनियोजित ढंग से होने लगा। जो उच्च पुरापाषाण युग जब तक आया तब तक जो झोपड़ियों का निर्माण था वो सुनियोजित ढंग से होने लगा। इसमें मुख्य रूप से लकड़ी के ढांचे और खाल का उपयोग किया जाता था। वही उपयोग करते थे, जानवरों की खाल और पेड़ से लकड़ियां, टहनियां काट ली। उच्च पुरापाषाण युग में घर के बाहर और भीतर चूल्हे के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। ये खुले भी हैं और बंद भी, और आग को बचाकर रखने की प्रवृत्ति का भी अनुमान किया जाता है। चूल्हे हैं, अंदर भी है, बाहर भी है, खुले भी हैं, बंद भी हैं। तो इस तरह से दोनों, जब बारिश होती होगी तो घर के अंदर चूल्हा जलाया जाता होगा, या साफ मौसम होता होगा तो बाहर जलाया जाता होगा। समूह का आकार ज्यादा नहीं बदलता था और उसमें अनुपात था 30 से 35 लोग ही थे। एक सीमित क्षेत्र के भीतर भ्रमण करते थे। वो समझ ही सकते हैं कि संचार के साधन थे नहीं। कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि घायल व्यक्तियों की देखभाल की जाती थी और उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती थी, जो सामाजिक बंधन का प्रतीक था, और समूह में लाचार व्यक्तियों का खास ख्याल रखा जाता था। इससे क्या पता चलता है कि ये इनका जो सामाजिक संबंध थे वो धीरे धीरे करके मजबूत होने लगे। अब इनकी कला क्या थी और फिर ये संचार आपस में कैसे करते थे, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। कला में ये नक्काशी करते थे, चिन्ह करते थे, हड्डियों की रंगाई करते थे, सफाई करते थे, पॉलिश, हड्डियों में छेद करना आदि मध्य पुरापाषाण काल युग से शुरू हो चुका था। दीवारों, अंदर की छतों या गुफा के फर्श पर बनी चित्रकारी अभी भी मौजूद है। इन्हें ज्यादातर पशुओं के चित्र बनाए जाते थे, जैसे हिरण, मैमथ, मछली आदि। मनुष्यों के चित्र उस टाइम पे बहुत कम मनुष्यों के चित्र बनाए जाते थे। अगर बनाए भी जाते थे तो गुफाओं में केवल रेखा चित्र मिलते थे, और इनके जो चित्र बने हुए गुफाओं में मिले हैं वो ज्यादातर किसके मिले हैं? शिकार खेलते हुए,
मछली मारते हुए, इस तरह के चित्र मिले हैं। शिकार के दृश्य जिसमें मानव आकृतियों के हाथों में हथियार हैं वो भी बनाए गए हैं। अब क्या है, मानव के हाथ में हथियार है तो मतलब वो शिकार ही कर रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण इसमेन की अल्तमीरा गुफाओं की गुफा चित्रकला है। अल्तमीरा का अर्थ होता है बेहद या भव्य। इसमें विशाल गुफाएं बनी हुई हैं। हड्डियों, सींगों या पत्थरों के अलंकृत पदार्थ भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गहने हैं। इन्हें बाह, कलाई, गले और पैर में पहना जाता होगा। मूर्तियां या प्रतिमाएं भी इस युग की कला की प्रमाण है। दक्षिणी जर्मनी में बोगेलहर्ड गुफा स्थल से सबसे पुरानी मूर्तियां पाई गई हैं। इस बात पर लगभग सहमति है कि होमो इरेक्टस और होमो हेबिलस शाब्दिक संवाद नहीं कर पाते थे और ये उनकी वक्ष की बनावट से स्पष्ट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऊपरी पुरापाषाण युग के दौरान होमो सेपियंस ने बोलने की कला विकसित कर ली और आधुनिक मानव के समान थे। समूह के भीतर या दूसरे समूह में संवाद स्थापित करने के लिए वाक्शक्ति का उपयोग होने लगा और प्रतीकों के लिपि की पहली सीढ़ी माना जा सकता है जिसका विकास आगे जाकर हुआ। तो इस तरह से हमने इनका कला और संचार भी देख लिया। आइए अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये पहले के हमारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस यूनिट को अगर आपने पूरी ध्यान से वीडियो देखी होगी तो इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप कर ना पाएं। और अगर आप इस तरह से एग्जाम में आंसर करते हैं तो आपको निश्चय ही एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली यूनिट हमारी यूनिट 2 रहेगी जिसका वीडियो आपको कल परसों मिलेगा।